ट्यूशन में तब भी मजा नहीं आता, मालूम है आपको। मनीषा कहाँ थी तो कितने दिन से नहीं आई। नहीं ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं, डर गई। ओ वेरी गुड। आज आप स्टार्ट करें आज का टॉपिक। आज ही सुनो इधर मेरी बात। जो अभी तक हमने इसमें टॉपिक किए, इस चैप्टर में हमने 3 टॉपिक खत्म किए थे। इन टॉपिक के बाद आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ये भी ऑलमोस्ट सेम है फीचर्स की तरह, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक सेम है इसके अंदर। एग्रीकल्चर की वही प्रॉब्लम थी, वी आर डिपेंडिंग ऑन द रेनफॉल, ठीक है। उसके बाद स्कैटर्ड लैंड, शॉर्ट होल्डिंग्स, वही सेम प्रॉब्लम है। ये भी सेम टॉपिक है, ऑलमोस्ट सेम है। तो फटाफट से लिख के इसको आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो लिखो सबसे पहले नंबर 1, सबसे पहला लिखो लैक ऑफ परमानेंट मीन ऑफ इरिगेशन। सबसे पहला तो इसके अंदर क्या है, सबसे नंबर 1 पे लैक ऑफ परमानेंट मीन ऑफ इरिगेशन। लैक ऑफ परमानेंट मीन ऑफ इरिगेशन। फिर वही कहानी दोबारा से, यानी हमारे पास सिंचाई के परमानेंट साधन नहीं थे। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो हम किस पे डिपेंड थे? रेनफॉल पे डिपेंड थे। यानी सारी बातें घूम घूम के अगर आप पढ़ोगे ना पूरा चैप्टर एग्रीकल्चर का, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। ऑलमोस्ट सारी बातें दोबारा घूम के वही सेम आ रही हैं। वही हमने फीचर्स के अंदर पढ़ा था। हाँ, थोड़ी सी इंपॉर्टेंस डिफरेंस दी, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, वो थोड़ा सा डिफरेंट था, वो अलग से टॉपिक था थोड़ा सा। उसके बाद ऑलमोस्ट सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। तो ये पहली प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या? लैक ऑफ परमानेंट मीन ऑफ इरिगेशन, यानी इरिगेशन के हमारे पास परमानेंट मीनिंग नहीं थे। तो लिखो 2 लाइनें इसके अंदर फटाफट। क्रॉप फार्मिंग इन इंडिया, क्रॉप फार्मिंग इन इंडिया is heavily dependent on rainfall, is heavily dependent on rainfall. Permanent means of irrigation are extremely deficient. डेफिशिएंट मतलब कम थे, डेफिशिएंसी में थे। इंडियन एग्रीकल्चर वॉज डिपेंडिंग ऑन रेन वाटर। Indian agriculture was depending on rainwater. Good rainfall will bring the good harvest. Good rainfall will bring good harvest, मतलब अच्छी प्रोडक्शन हो जाएगी अगर अच्छा रेनफॉल होगा तो, एंड वाइस वर्सा। ठीक है जी, ये हमारी पहली प्रॉब्लम थी। दिस वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम थी प्रॉब्लम नंबर 2, डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस। पैसे की कमी, डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस। एग्रीकल्चर के अंदर दूसरी बड़ी प्रॉब्लम थी पैसे की कमी, डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस, ठीक है जी। आज आप फटाफट लिखो डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस। Deficiency of finance is another major problem faced by Indian agriculture. Indian agriculture. मुझे यार कमाल
ठीक है ना, मैंने क्या पता तोड़ देता, पता कमाल की बात है। इतना तो पता लग रहा है कि बंद पड़ा है तो बच्चा धाड़ धाड़ मारता पेपर, कमाल की बात है। चलो आगे, डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस is another major problem faced by Indian agriculture. Farmers need short period finance. Farmers need short period finance for the purchase of seeds, fertilizers, for the purchase of seeds, fertilizers and related inputs. They need long-term finance. For the purchase of machinery. They need long-term finance for the purchase of machinery like tractors and etc. Bulk of their financial needs were fulfilled by non-institutional source. इस पॉइंट से आगे नोट करना स्टार्ट करिए। अंशदीप का नाम है इसका, अंशदीप इसके आगे स्टार्ट कर, ठीक है। पॉइंट्स लिख ले, अब तीसरे पॉइंट से स्टार्ट करिए तो, ठीक है। बल्क ऑफ देयर फाइनेंशियल नीड्स वर फुलफिल्ड बाय नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज लाइक आरती, महाजन, मनी लेंडर्स। हाँ, आरती मिडिल मैन, ये आरती कहते हैं, आरती होते हैं जो मिडिल मैन, उसको मिडिल मैन लिख लो आप, मिडिल मैन लिखोगे तो ठीक रहेगा। जो किसान के बीच में और फसल के बीच में मिडिल मैन होता है उसे आरती कहते हैं। अभी आप सुन रहे हो इतने आरती ने निकाल कर रखी हिंदुस्तान में, कंज्यूमर नहीं, फसल बेचने तक, चाहे वो आपने कंज्यूमर को बेचनी है, चाहे आपने किसी प्रोडक्ट को उसको बेचनी है, कंपनी को। आरती बिकवाएंगे बीच में आरती होते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, लिखो फटाफट जल्दी से आगे, बस जल्दी ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। हाँ जी, बल्क ऑफ देयर फाइनेंशियल नीड्स वर फुलफिल्ड बाय द नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज लाइक आरती, महाजन, मनी लेंडर्स एंड etc. And they charge very high rate of interest. ठीक है जी। किसान को चूसने वाला अगर कोई है ना, मारने वाला, तो वो आड़ती है। बचाने वाला भी वही है और मारने वाला भी वही है। और आज जब ये नया बिल आया है, जो एग्रीकल्चर नया बिल है, मालूम आपको, बहुत बड़े रिफॉर्म्स हुए एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, उसमें आड़ती और किसान दोनों इकट्ठे हो गए अब गवर्नमेंट के खिलाफ। आप देख रहे हो, जबकि किसान का खून कौन चूसता है मालूम है? आड़ती चूसते हैं। लेकिन आज दोनों इकट्ठे हैं, आज दोनों भाई बने हुए हैं। जबकि किसान को कभी भी पैसा चाहिए तो आड़ती के पास जाएगा और आड़ती बाजार से 10%, 5% ज्यादा पे इंटरेस्ट चार्ज करके उसको पैसा देता है और उससे अंगूठे लगवा लेता है और सारी की सारी फसल भी ले जाता है। लेकिन फिर भी किसान जो है आज आड़ती के साथ मिलके सरकार के खिलाफ खड़ा है और वो बोलते हैं कि अब ये बिल हटा दो जो नई बिल आए। आज दोनों भाई बन गए दोबारा से, ठीक है। और यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं कि किसान की जितनी भी जरूरतें हैं वो ज्यादा कौन यूज पूरे करते हैं? ये आड़ती पूरे करते हैं, या महाजन होते हैं, या बीच में मनी लेंडर्स होते हैं जो किसान की जरूरतों को पूरा करते हैं और बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ठीक है जी। ये दूसरी प्रॉब्लम थी क्या? डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस। आ जाओ तीसरी लिखे कन्वेंशनल आउटलुक, CONVENTIONL। कन्वेंशनल आउटलुक, CONVENTIONAL।
मतलब ट्रेडिशनल आउटलुक, ऐसे कह सकते हो आप, इट मीन्स ट्रेडिशनल आउटलुक। ठीक है जी, ये तीसरी प्रॉब्लम थी कि हमारा जो किसान है वो खेती को किसी भी हालत में प्रॉफिट बिजनेस की तरह देखता ही नहीं। उसके लिए आज भी जो खेती है वो क्या है, सिर्फ खाना खाने का एक जरिया है। ठीक है जी, इसे बोलते हैं कन्वेंशनल आउटलुक। बार बार वही बातें पढ़ रहे हैं हम दोबारा से, ये तीसरी बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो लिखो इसके अंदर कन्वेंशनल आउटलुक टूवर्ड्स फार्मिंग, कन्वेंशनल आउटलुक टूवर्ड्स फार्मिंग इज another problem of Indian agriculture. Conventional outlook towards farming is another problem of Indian agriculture. Indian farmer is still depending on conventional wisdom. He is not ready to accept innovative farm technology and farm management. He continues to consider farming more as a mean of subsistence. He continued to consider farming more as a mean of subsistence and less as a business venture. फिर वही कहानी घूम के, यानी आज भी हमारा किसान जो है उन्हीं कन्वेंशनल तरीकों के ऊपर डिपेंड है। वो उसी तरीके से खेती करता है जैसे आज से कई साल पहले करता था। उसको आज भी नई टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी अपनाने में आज भी वो रेडी नहीं है। हाँ जी, इधर वो आज भी रेडी नहीं है नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में। वो आज भी ये समझता है कि खेती सिर्फ एक खाने पीने का साधन है जिससे दाल रोटी चल जाए। उसे आज भी खेती के अंदर बिजनेस नजर नहीं आता। ये हमारी प्रॉब्लम है, ये हमारी तीसरी प्रॉब्लम है, द थर्ड प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर। तो इंडियन एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं हम। पहली प्रॉब्लम हमें पड़ी क्या, लैक ऑफ परमानेंट मीन ऑफ इरिगेशन। मैं कहता हूं पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आप अपने आप से 2 लाइनें लिख सकते हो। दूसरा, डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस। हमने कहा पैसे की बहुत भारी कमी है एग्रीकल्चर के अंदर। अगर किसान को छोटे टर्म के लिए फाइनेंस चाहिए, मतलब सीड्स के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, या लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए मशीनें खरीदने के लिए, ट्रैक्टर खरीदने के लिए, हर काम के लिए कहाँ डिपेंड करना पड़ेगा उसको, मिडिल मैन के ऊपर, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस बहुत कम है। अब तो खैर बहुत सारे एग्रीकल्चर बैंक खुल गए जहां पे सिर्फ किसानों को लोन दिया जाता है, लेकिन पहले बहुत कम थे। अब तो नया सिस्टम भी आया, किसान कार्ड वाला। एक नया कार्ड आ गया, जैसे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड होता है, ऐसे एक नया कार्ड है किसान कार्ड। जो भी फार्मर है जिसकी भी 2 एकड़ से ज्यादा जगह है उसको एक कार्ड मिल जाता है, किसान कार्ड। उसके बेस में उसको बहुत जल्दी लोन मिलता है, शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन मतलब फर्टिलाइजर के लिए, सीड्स के लिए, इन चीजों के लिए, है ना। अभी तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत कमी है इस चीज के अंदर। तो ये था लैक ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस। तीसरा, कन्वेंशनल आउटलुक, मतलब आज भी हमारा किसान जो है वो अभी भी उन्हीं कन्वेंशनल तरीकों के साथ खेती कर रहा है। उसको नई टेक्नोलॉजी अपनाने में आज भी वो रेडी नहीं है। उसको आज भी ऐसा लगता है कि खेती सिर्फ दाल रोटी चलाने के लिए है, ये बिजनेस वेंचर नहीं हो सकता। तो आप जो भी लिख रहे हो उसको अपनी लैंग्वेज में अपने आप से लिख सकते हो, घर में जाके लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। ये कोई जरूरी नहीं कि यही लैंग्वेज जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये लिख, लेकिन ये लैंग्वेज भी हटके है बुक से। हम बुक वाली लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, हम बहुत इजी लैंग्वेज लिख रहे हैं, बहुत आसान लैंग्वेज। ठीक है जी, आ जाओ पॉइंट नंबर 4 देखें। फिर वही पॉइंट नंबर 4,
स्मॉल होल्डिंग्स, स्मॉल एंड स्कैटर्ड। कौन गिर रहा है इतनी बार? सर आप बीच में वो ऐड कर रहे हो ना, बड़े स्पेस में फेंक के गिरी। स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स, ठीक है जी। लो, ये भी एक प्रॉब्लम है हमारे पास। मैंने आपको कितनी बार समझा दिया इसके बारे में, है ना। बोलो क्या प्रॉब्लम है, ये कौन बताएगा? थोड़ी सी जगह अलग अलग दूर दूर है, दूर दूर। बीच में रोड है। एक तो पहले हमारे किसानों के पास जगह थोड़ी है, और ऊपर से जो है छोटे छोटे प्लॉट्स में छोटे छोटे प्लॉट्स में दूर दूर है। मतलब एक किसान के पास अगर एक जगह हो जाए ना 5 एकड़, एटलीस्ट चलो मान लिया आपके पास 5 एकड़ जगह है, 5 एकड़ वाला किसान ठीक है, उसके पास 5 एकड़ जगह है, लेकिन 5 एकड़ में कैसे है, 1 एकड़ यहाँ पे है, फिर 1 एकड़ उस कोने में है, फिर 1 एकड़ उस कोने में है। बेचारे को ये प्रॉब्लम हो जाती है कि पानी कैसे लगाया जाए, पानी कहाँ से दिया जाए, कहाँ पे ख्याल रखना कितना मुश्किल है। 5 जगह पे ख्याल रखना उस पर कितना मुश्किल है। तो अगर ये जो स्कैटर्ड, यानी स्कैटर्ड मैंने फैला हुआ, एक तो स्मॉल होल्डिंग्स है और दूसरा स्कैटर्ड होल्डिंग्स, अगर ये भी प्रॉब्लम सॉल्व, अब गवर्नमेंट सॉल्व कर रही है प्रॉब्लम, मालूम है आपको। अब ऐसा सॉल्व किया जा रहा है कि जैसे मान लो हम 5 किसान हैं गांव के अंदर, और मेरी जगह के बीच में आपकी जगह आती है, और तो दोनों की मिट्टी को जो है टेस्ट किया जा रहा है। वो है ना, जमीन का टेस्ट किया जाता है ना, टेस्टिंग की जाती है, कितनी फर्टिलिटी कितनी है, उपजाऊ कितनी है। अगर दोनों की सेम उपजाऊ आ रही है तो फिर किसकी वाली जगह, उतनी जगह उसको दे दी जाएगी और उसको दे दी जाएगी, ताकि दोनों एक तरफ लाइन में आ जाए। ये काम अब किया जा रहा है, गांव में ऐसा काम किया जा रहा है और बहुत जोरों से चल रहा है ये काम। अगर 5-7 किसान गांव में है, 10 किसान हैं और 10 की जगह फैली हुई है, तो उसको इकट्ठे किया जा रहा है एक जगह पे, लेकिन उससे पहले टेस्ट किया जा रहा है, फर्टिलिटी टेस्ट जमीन का। अगर सबकी एक जैसी आएगी तो फिर मिला दिया जाएगा। तेरे पास 10 एकड़ जगह थी, 2 एकड़ यहाँ, 2 एकड़ वहां, 2 एकड़ यहाँ, ये पकड़ 10 एकड़ एक साइड हो जाए, तू 10 एकड़ अपनी एक साइड कर ले। ऐसा चल रहा है अभी इस वक्त गांव के अंदर, ऐसा भी चल रहा है, ऐसा भी करने की कोशिश की जा रही है, ताकि अगर आपके पास 10 एकड़ एक ही जगह पे आ जाएगी, यू कैन अरेंज फॉर अ ट्यूबवेल, यू कैन अरेंज फॉर अदर थिंग्स, यू कैन गेट अ लोन, बहुत सारी बातें आप कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये हमारी एक प्रॉब्लम है, स्मॉल एंड स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग्स, ठीक है। लिखो 2 लाइनें। होल्डिंग्स इन इंडिया, होल्डिंग्स इन इंडिया, होल्डिंग माने जगह की बात हो रही है, लैंड की बात हो रही है। होल्डिंग्स इन इंडिया आर नॉट ओनली स्मॉल, बट स्कैटर्ड एज वेल। स्कैटर्ड का मैंने फैली हुई है ना, अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में फैली हुई। स्कैटर्ड मैंने फैली हुई, बिखरी हुई, क्या? हाँ, बिखरी हुई। स्कैटर्ड मैंने बिखरी हुई, ठीक है जी। आगे लिखो स्मॉल होल्डिंग्स, आर नॉट गुड फॉर द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। Small holdings are not good for the use of modern technology. And scattered holdings increase the cost of management. And scattered holdings increase the cost of management. लो जी, ये भी हमारी एक प्रॉब्लम थी। आ जाओ प्रॉब्लम नंबर 5, लिखो फटाफट जल्दी से। एक्सप्लोटेटिव या एग्रीरियन रिलेशंस। लो लिखो एक्सप्लोटेटिव एग्रीरियन रिलेशंस, मतलब ये रिलेशंस का मतलब ये है रिलेशन बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टीनेंट्स, इसे बोलते हैं एग्रीरियन रिलेशंस। द रिलेशन बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टीनेंट्स, यानी जो ऑनर है जगह का और जो वहां खेती करता है उनके बीच के रिलेशन, ये भी ठीक नहीं है। हमने कल भी ये पॉइंट पढ़ा था। जो लैंड के मालिक हैं या वो एक्सप्लॉइट करते हैं, मतलब वो शोषण करते हैं उनका, जो वहां पे खेती कर रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है इन्वेस्टमेंट से, उन्हें कोई मतलब नहीं है सुधार से, उन्हें मतलब है अपने पैसे से। ठेके पे जगह दे दी, उसे ठेके से मतलब है कि ये साल के लास्ट में ठेका आना चाहिए, वहां पे कुछ भी नहीं करवाते। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन एग्रीकल्चर। इसे बोलते हैं एक्सप्लोटेटिव एग्रीरियन रिलेशंस।
एग्रीरियन का मतलब होता है द रिलेशन बिटवीन द लैंडलॉर्ड, मतलब मालिक, ऑनर एंड द टेनेंट्स, जो वहां पे खेती कर रहे हैं उनके बीच के रिलेशन को बोलते हैं एग्रीरियन रिलेशन। AGRARIAN, AGRARIAN, बिल्कुल ठीक, हाँ जी, ये स्पेलिंग है, ठीक है। इसका मतलब है द रिलेशन बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट्स। आप चाहो तो इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो, द रिलेशन बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट्स। जो लोग खेती करते हैं किराए पे, लेकिन हम क्या बोलते हैं, टेनेंट्स, और लैंडलॉर्ड मैंने मालिक, है ना। आप देखो अभी भी हर खेत के अंदर, हर विलेज के अंदर अभी भी जो है ठेके पे जगह दी जाती है, देते ना ठेके पे जगह, तो ये होता है वो रिलेशन, ठीक है। ये भी इंडिया के अंदर ठीक नहीं है, इट इज नॉट राइट वे। तो लिखो जल्दी से, एग्रीरियन रिलेशंस रेफर टू द, पहले इसका मतलब लिख लो क्या होता है। एग्रीरियन रिलेशंस रेफर टू द business relation between the landlord and the tenants. Business relation between the landlords and the tenants. In Indian agriculture, most of the landlords in Indian agriculture, most of the landlords are absentee landlords. In Indian agriculture, most of the landlords are absentee landlords, मतलब एब्सेंट रहने वाले, ABSENTEE, एब्सेंटी, एब्सेंट रहने वाले, जो लोग एब्सेंट रहते हैं। प्रेजेंट एब्सेंट वाली बात समझते हो ना, एब्सेंट। तो मोस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड जो इंडिया में है वो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स हैं, मतलब उन्हें सिर्फ जगह के मालिक है वो वहां के, और कुछ नहीं करते वहां, दे आर कॉल्ड एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स, ठीक है जी। आगे लिखो, दे लेट आउट देयर होल्डिंग्स, दे लेट आउट देयर होल्डिंग्स फॉर फार्मिंग and their holdings for farming and sit and enjoy the rental income. The rental income मतलब वो क्या बोलते हैं उसे, ठेका, जो ठेका आता है, किराया आता है साल के लास्ट में, बस उनको उससे कोई मतलब नहीं है जमीन पे क्या हो रहा है, दे दी अपनी जगह और किराया ले लिया साल के साल। ऑन टॉप ऑफ दैट लिखो, ऑन टॉप ऑफ दैट दे ट्राई टू एक्सप्लॉइट देयर टेनेंट्स। बाय चार्जिंग हाई रेंट्स, by charging high rents. So, in Indian agriculture, the land continues to be used. The land continues to be used as a source of subsistence, rather than the source of business profit. Source of subsistence माने आजीविका का साधन, subsistence, rather than a source of business profit. लो जी, ये लास्ट है, लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम। ये भी एक पॉइंट है, लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम। मार्केटिंग सिस्टम भी इंडिया में नहीं है। अगर आपने कहीं, अब देखो अभी प्रोड्यूस होके पड़ा है, वहां कितनी लड़ाइयां चल रही हैं, इतना सारा धान आया हुआ है,
सब कुछ पड़ा है, वहां पे क्या बोलते हैं मंडी के अंदर खरीदने वाला कोई नहीं है। ये भी हिंदुस्तान में एक बड़ी भारी प्रॉब्लम है। अगर सरकार खरीद भी रही है, गवर्नमेंट उसको परचेज कर भी रही है, तो परचेज करके उसको ब्लॉक कर देती है, स्टॉक में लगा देती है, उसका कहीं यूज नहीं होता, साल के बाद वो सड़ जाता है, उसको फिर फेंक दिया जाता है, नया खरीद दिया जाता है। आपको मालूम है इतना अनाज बर्बाद होता है हर साल, इतना ज्यादा वीट बर्बाद होता है हर साल। अगर उसको बांट दिया जाए तो पता नहीं कितने दिन तक हिंदुस्तान को हम खाना खिला सकते हैं, कोई भी गरीब भूखा ना सोए। लेकिन क्योंकि ये पैसा सरकार का पैसा नहीं है, इट इज नॉट गवर्नमेंट्स मनी, इट इज आवर्स मनी। ये हम लोगों का पैसा है, हमारी जेब से गया हुआ पैसा है, जिसमें से गवर्नमेंट परचेज करती है और परचेज करके उसको स्टॉक करती है, और वो सारा का सारा सड़ जाता है। उसको संभाल कितना परचेज करेगी गवर्नमेंट और कितना स्टॉक करोगे? ये खाने की चीज है, इसको कब तक स्टॉक करके रखोगे? 6 महीने के बाद सड़ जाता है वो सारा का सारा, उठा के फेंक दिया जाता है। आप कभी करनाल साइड में यहां से जाओ, बड़े बड़े ऑफिस है हैफेड के, जहां पे परचेज की जाती है, जहां पे कनक परचेज की जाती है, धान परचेज की जाती है, वो सारा सड़ जाता है, वो किसी के काम नहीं आता। ये जो गवर्नमेंट ने भी स्टार्ट किया था 1 रुपए किलो देना, 2 रुपए किलो देना बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को, वो थोड़ा सा स्टार्ट हुआ था, अदरवाइज वो सारा का सारा अनाज जो भी गवर्नमेंट परचेज करती है वो सड़ जाता है। हमारे पास सिस्टम ही नहीं है, हमारे पास ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि अगर किसान ने खेती कर ली, अगर हमने खेती कर ली है तो उसको यूज कहां पे किया जाए। हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम है ही नहीं। हम लोग जो भी खेती कर रहे हैं, किसान जो भी खेती करता है सरकार पे डिपेंड है। अगर गवर्नमेंट अनाज ना खरीदे तो किसान के पास अनाज बेचने के लिए जगह ही नहीं है, कोई जगह है ही नहीं जहां वो अपना अनाज बेच सके। उसको यही नहीं मालूम चलता कि ये जो मैंने पैदा किया, अभी प्रोड्यूस किया, इसको बेचना कहां पे है, उसको नहीं मालूम चलता है। वो सीधा मंडी की तरफ दौड़ता है, मंडी के अलावा उसको कोई जगह पता ही नहीं। अगर अनाज मंडी में जगह नहीं है और अनाज नहीं बिक रहा है तो कहीं नहीं बेच सकता, उसके अलावा उसको कोई डीलिंग करनी नहीं आती कि हम कहाँ डील कर सकते हैं। जबकि हमारे यहाँ के जो अनाज हैं, जो हमारे यहाँ के ग्रेन्स हैं, उनकी बाहर बहुत डिमांड है, फॉरेन में उनकी बहुत डिमांड है। हम चाहे तो एक अच्छा मार्केटिंग सिस्टम बना सकते हैं, हम चाहे तो यहाँ के बीट्स को बाहर बेच सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम हमारी गवर्नमेंट ने बनाया नहीं। अब कोशिश की है बनाने की, अब ओपन किया तो अब लड़ाइयां चल रही हैं कि आप हमें को खोल के रहे हो, हमें मंडी तक ही रखना है, बस मंडी से आगे नहीं जाना। आप देख रहे हो अभी लड़ाइयां हो रही हैं। अभी गवर्नमेंट कहती है जाओ जहां मार्केट में बेचना चाहो पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे ग्लोब पे कहीं भी बेच दो। वो बोलता नहीं, हमारे को मंडी में ही बेचना है, हमें ग्लोबली बेचना ही नहीं, हमें ग्लोबली इसको करना ही नहीं, हमें मंडी तक ही जाना है। हमें मंडी में जाएं और वहां पे अकॉर्डिंग टू एमएसपी हमारे को पैसे मिल जाए, हम घर आ जाए बस, और बाद में आके फांसी पे लटक जाए, दैट्स ऑल, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। यही हो रहा है ना। तो चलो अब लिखो फटाफट, लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम के अंदर लिखो मार्केटिंग सिस्टम रिलेटेड टू क्रॉप प्रोडक्शन। मार्केटिंग सिस्टम related to crop production is highly unorganized. Majority of small farmers continue to sell their output in the local market, at reduced price. Or some of the farmers are obliged to sell their produce to the mahajans or middlemen. Sell their produce to the mahajan or the middlemen in return for the loan they raise from the middleman or middleman in return
फॉर द लोन दे रेज फ्रॉम द मिडिल मैन। मतलब कुछ फार्मर्स तो जो है वो अनाज मंडी के अंदर सामान को बेच रहे हैं, जो भी दाम मिल रहा है उसमें बेच देते हैं बेचारे। और कुछ जिन्होंने पहले से लोन उठा लिया होता है, फसल अभी खड़ी होती है, खड़ी फसल के इसमें लोन उठा लिया होता है, किससे? वो आड़ती से। तो जो औने पौने दाम पे आड़ती खरीदता है, खरीद के ले जाता है। और यही काम हमारे देश में हो रहा है फार्मर्स के साथ। हमारे फार्मर्स के साथ यही चल रहा है। उन्हें नहीं मालूम है कि सामान को बेचना कहाँ पे है। कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है। आप देखो अमेज़न पे कितना कुछ बिकता है। कभी आपने अनाज बिकते देखा? जबकि अनाज के बिना चलना मुश्किल है। आटा, दाल, चीनी, चावल के बिना आप चल सकते हो? नहीं चल सकते। लेकिन अमेज़न पे सब कुछ बिकेगा, फ्लिपकार्ट पे सब कुछ बिकता है। लेकिन कभी आपने देखा कि आटे की बोरी बिक रही हो? अरे नहीं, पिसा हुआ आटा। मैं अनाज की बात कर रहा हूँ। गेहूं की बोरी, चलो गेहूं की बोरी बोलो। कभी गेहूं की बोरी बिकती देखी आप? ना ना ना, आटा पीस गया ना, वो तो पीस दिया, वो तो किसी कंपनी ने बेचा। मैं तो किसान की बात कर रहा हूँ। कहीं गेहूं की बोरी बिकती देखी है आपने आज तक? चावल की बोरी बिकती देखी है? ना ना, वो तो रेडी राइस है, रेडी टू ईट राइस हो गया। वो तो पॉलिश है, वो तो पॉलिश दैट इज पॉलिश राइस। वो तो पॉलिश होने के बाद है। हम धान की बात कर रहे हैं, ठीक है? मैं धान की बात कर रहा हूँ। कहीं बिकते देखा? नहीं। मार्केटिंग अगर मार्केटिंग करनी है तो ऐसी कोई ऐप नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां किसान अपनी चीज की मार्केटिंग कर सके। उसको सिर्फ एक ही जगह का पता रहता है कि जैसी धान इकट्ठी हुई, जैसी फसल तैयार हुई, फसल को डालो ट्राली में, ट्रैक्टर को आगे लगाओ और चलो डाल के आ जाओ। वहां पे कहा? अनाज मंडी। और वहां पे 70 तरह के टैक्स हैं। अनाज मंडी के अंदर घुसने का टैक्स, वहां पे जितने दिन तक सामान पड़ा रहेगा उसका भी टैक्स देना पड़ेगा, फिर वहां पे स्टोरेज का टैक्स देना पड़ेगा, वहां पे सिक्योरिटी वाला आदमी उसको भी पैसे देने पड़ेंगे, फिर वो जो बीच में आएगा, क्या बोलते हैं, मिडिल मैन, जो उसमें उसकी बोली लगाएगा, वो भी अपना पैसा चार्ज करेगा, फिर उसकी ऑफलोडिंग, फिर उसकी लोडिंग, बहुत सारे टैक्स है। कुछ नहीं बचता है किसान के हाथ में। लेकिन जब हम किसान को बोले कि भैया तू कहीं भी बेच ले, तो फिर ट्रैक्टर में आग लगाना शुरू कर देता है। वो सड़क के बीचों भी ट्रैक्टर खड़ा करके आग लगाना स्टार्ट कर देगा। उसको समझ ही नहीं आ रहा किसान को करना क्या है। कोई समझा ही नहीं पा रहा कि उसके फायदे का बिल है, कोई ये समझा ही नहीं पा रहा उसको। ठीक है जी, चलो। तो ये थी हमारी प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। और पॉलिटिक्स से बाहर चले जाए, पॉलिटिक्स में नहीं है। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हम पता नहीं, आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिफॉर्म्स। कौन से रिफॉर्म्स? हेलो, बातें मत करो। रिफॉर्म्स, एग्रेरियन रिफॉर्म्स, ठीक है जी, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। एग्रेरियन रिफॉर्म्स मतलब क्या क्या गवर्नमेंट ने किया, क्या क्या रिफॉर्म्स गवर्नमेंट लेके आई, क्या क्या चेंजेस किए टू इम्प्रूव द इंडियन एग्रीकल्चर है। हाँ, ये भी आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 3 तरह के रिफॉर्म गवर्नमेंट ने किए। नंबर 1, सबसे पहले टेक्निकल रिफॉर्म। फिर टेक्निकल रिफॉर्म्स के बाद इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, TITUTIONL। और फिर तीसरा जनरल रिफॉर्म्स। लो, तो 3 तरह के रिफॉर्म्स हम पढ़ेंगे। टेक्निकल रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड जनरल रिफॉर्म्स। ठीक है जी, 3 तरह के रिफॉर्म मैंने चेंजेस जो गवर्नमेंट लेके आई टू इम्प्रूव द इंडियन एग्रीकल्चर। क्या क्या रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने किए और इनको हम बोलते हैं एग्रीरियन रिफॉर्म्स। ठीक है जी, एग्रीरियन रिफॉर्म्स, इन्हीं रिफॉर्म्स को हम बोलते हैं। कौन कौन से? टेक्निकल रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड जनरल रिफॉर्म्स। 3 तरह के रिफॉर्म्स गवर्नमेंट लेके आई। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेक्निकल रिफॉर्म। ठीक है जी, यहां से स्टार्ट करते हैं। आ जाओ,
टेक्निकल रिफॉर्म्स को गवर्नमेंट ने क्या क्या किया। नंबर 1, सबसे पहला यूज ऑफ HYV सीड्स, मतलब हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। यूज ऑफ HYV सीड्स, ये पहला काम किया गवर्नमेंट ने। फाइन, सॉरी नहीं, डिफरेंस नहीं बेटे, तीनों रिफॉर्म्स। तो सबसे पहले टेक्निकल रिफॉर्म्स लिख रहे हैं। सबसे पहला काम गवर्नमेंट ने क्या किया, यूज ऑफ हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। ठीक है जी, लिखो इसके अंदर सबसे पहले क्या काम किया गवर्नमेंट ने। लिखो, सिंस 1965 since 1965 the high variety seeds replaced the conventional seeds. The HYV seeds of wheat, bajra, rice and maize मतलब बहुत सारी क्रॉप्स have lead to a rise in the crop production. In 2016 and 17, nearly 6,20,743 क्विंटल, लिखो 620,743 6,20,743 क्विंटल of high variety seeds were distributed among farmers. या क्विंटल कितने क्विंटल सीड्स बांटे गए? 6,20,743 क्विंटल ऑफ सीड्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फार्मर्स। ठीक है जी, वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फार्मर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो लो, सबसे पहला टेक्निकल रिफॉर्म जो गवर्नमेंट लेके आई, वो लेके आई यूज ऑफ हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। सबसे पहला काम गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने 1965 के बाद जो कन्वेंशनल सीड्स थे उनको बंद कर दिया, उसकी जगह पे क्या लेके आए, हाई वैरायटी सीड्स। और 2016-17 तक कितने क्विंटल, 6,20,743 क्विंटल के अप्रोक्स लिख सकते हैं आप, 6,20,000 क्विंटल के अप्रोक्स जो है फार्मर्स को सीड्स बांटे गए, डिस्ट्रीब्यूट किए गए इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, ताकि हमारी जो प्रोडक्शन है वो बढ़े। लेकिन फिर आपने देखा कि हमारी प्रोडक्शन आज भी वर्ल्ड की एवरेज के हिसाब से बहुत कम है। ये आपने कल नोट किया था वो टेबल के अंदर। जब हम वर्ल्ड की बात करें, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें, तो कल के टेबल में आपने नोट किया होगा कि वर्ल्ड की एवरेज से अभी भी हम बहुत नीचे हैं। इतना कुछ करने के बाद भी हम नीचे हैं। लेकिन ये पहला रिफॉर्म था। क्या रिफॉर्म था? यूज ऑफ हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। ठीक है जी, आ जाओ सेकंड नंबर 2 पे लिखो, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। पहले हम ये यूज करते थे काउ डंक एंड ऑल दैट, गोबर वगैरह, इसको हम ऐसा खाद यूज करते थे।
अब हम यूज करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये भी एक रिफॉर्म है। तो लिखो जल्दी से, केमिकल फर्टिलाइजर्स आर बीइंग used to increase the production. In 2017 and 18, nearly 265 lakh ton of chemical fertilizers were used. Yeah, nearly 265 lakh ton. 9. 265 lakh ton of 265 lakh ton of chemical fertilizer were used. कौन से साल में? कौन से साल में? 2017। बस यही बातें नोट करने वाली हैं, बाकी तो कुछ है नहीं, ड्रामेबाजी है। ठीक है जी, ये पॉइंट नोट करने वाले हैं जो आपको है, फिगर्स आ रही हैं, फिगर्स नोट करनी होती हैं और इसमें कुछ है नहीं। 2017-18 के अंदर 265 लाख टन फर्टिलाइजर यूज किया गया। कौन सा फर्टिलाइजर? केमिकल फर्टिलाइजर। ठीक है जी, किसके लिए किया गया यूज? टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। फाइन, आ जाओ पॉइंट नंबर 3, तीसरे पे आ जाओ। यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। तीसरा किया गया यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स, INSEC, ठीक करे इसको। इंसेक्टिसाइड, PESTICID, ठीक है। इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। ओके, लिखो फटाफट जल्दी से इसके अंदर। स्टेप्स हैव बीन टेकन टू प्रोटेक्ट द क्रॉप अगेंस्ट Steps have been taken to protect the crop against diseases and insects by using insecticides and pesticides. By using insecticides and pesticides. Insecticides and pesticides. Steps have been taken to protect the crops against diseases and insects by using insecticides and pesticides. आगे लिखो 14 सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर्स। 14 plant protection centers have been set up. 14 plant protection centers have been set up in this respect. 14 plant protection centers have been set up in this respect. ऐसे 14 सेंटर बनाए गए जहां पे प्लांट प्रोटेक्शन के लिए काम किया जा रहा है, जहां पे इंसेक्टिसाइड्स तैयार किए जा रहे हैं। ठीक है जी, 14 मैंने 14। चलो आ जाओ आगे, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट लिखो साइंटिफिक, बस बातें नहीं करवा, साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस। लो साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ये भी एक काम किया गया। साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लिखो फटाफट जल्दी से। साइंटिफिक मेथड्स ऑफ फार्मिंग, साइंटिफिक मेथड्स ऑफ फार्मिंग
have been adopted against conventional farming. Scientific method of farming have been adopted against conventional method of farming. Against conventional methods of farming. Scientific methods like selection of crop, scientific methods of farming like selection of crops and their quality, Selection of crops and their quality, comma, preparation of soil, comma, crop rotation, comma, selection of seed, selection of seeds and etc. Okay, आगे लिखो in this connection intensive agriculture area program have been introduced. Intensive agricultural area program has been introduced. Also integrated rural development program has been launched. Integrated rural development program has been launched to speed up the process of growth in agriculture. To speed up the process of growth in agriculture. To speed up the process of growth in agriculture. To speed up the process of growth in agriculture. ठीक है जी, ये भी एक काम किया गया, ये भी एक रिफॉर्म किए गए. ये थे हमारे कौन से रिफॉर्म? ये थे हमारे टेक्निकल रिफॉर्म. ठीक है जी, बस यही छोड़ेंगे, आप इसको यही बंद करेंगे, बाकी आगे कल करेंगे. ठीक है जी, चलो.